Future IITians, future NITians and future doctors, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स 108। आज एक टॉपिक है जो थोड़ा इजी ही है बट कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स इसमें आ जाती हैं जिसमें स्टूडेंट्स टेंड टू कंफ्यूज। दैट इज मोशन अंडर ग्रेविटी। प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोगों ने डिस्कस किया है। दिस इज मोशन अंडर ग्रेविटी और ये हम लोग स्पेसिफिकली इस लेक्चर में वन डायमेंशनल पे फोकस करना चाहेंगे। तो अच्छा, डू रिमेम्बर टू वॉच आउट दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि एक जगलर वाला प्रॉब्लम भी अपन आखिरी में करेंगे, वो जगलर। ठीक, सो लेट्स बिगिन। जैसा कि एज यूजुअल पहले 4-5 मिनट अपन कुछ कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं और उसके बाद अपन प्रॉब्लम्स पे आते हैं, कुछ वैसे ही करने वाले हैं। तो मोशन अंडर ग्रेविटी, लेट्स से बच्चों कि दिस इज सम सरफेस और यहां पे आप खड़े होके एक किसी भी पार्टिकल को, स्टोन, बॉल, कुछ भी, यू स्पीड से बिल्कुल ऊपर की डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर देते हो, स्ट्रेट अपवर्ड्स। अच्छा, अब हमारे पास एक चीज तो हम लोगों को पता है कि सिंस दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मस्ट बी एक्टिंग टुवर्ड्स द डाउन साइड, और हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन। यहां पे हम लोग को यह भी पता होना चाहिए कि जब हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाते हैं तो हम लोग कांस्टेंट एक्सेलरेशन मान के चलते हैं। क्यों? क्योंकि तुमने जो पार्टिकल थ्रो किया है, तुम्हारी एक कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, तुम किसी पर्टिकुलर हाइट तक ही उसको थ्रो कर सकते हो। ठीक है, जब वो हाइट काफी ज्यादा हो जाए, जैसे एक चैप्टर आएगा आगे ग्रेविटेशन, जहां पे हम लोग ये भी सीखेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंजेस विद हाइट और ऑल्टीट्यूड। तो जब वो हाइट ज्यादा हो जाए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंजेस, बट इन दीज केसेस you normally take g as constant, that is 9.8 meter per second square और 10 meter per second square, जो भी कैलकुलेट। you are putting the value of g as constant, तो अपन तीनों के तीनों इक्वेशंस को, इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर सकते हैं यहाँ पे, जो भी पैरामीटर हम लोगों से पूछा। तो कौन कौन सी इक्वेशन अपन यूज कर सकते हैं? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v इज इक्वल टू, अब इसको मैं वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहा हूं, बेसिकली इज इक्वल टू द इनिशियल स्पीड। अब यहां पे ए को अपन क्या लिखें? तो देखो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि तुम्हारा किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में यू शुड अज्यूम द डायरेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल, और तुम्हारा डायरेक्शन क्या है एक्चुअली में, वो तुम्हें सोचना पड़ेगा। तुम किस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हो, किस डायरेक्शन को नेगेटिव मान रहे हो। तो लेट्स से ऊपर की डायरेक्शन को तुमने पॉजिटिव मान लिया, योर कन्वेंशन। कुछ लोग ऊपर की डायरेक्शन को नेगेटिव मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थ्रू आउट द प्रॉब्लम तुम्हें वही डायरेक्शन कंसिडर करके चलना पड़ेगा। तो तुमने ऑटोमेटिकली अगर ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव माना, नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव होगी, और तुम ओरिजिन अपना कहीं भी मान सकते हो, मान लो यहां मान लो ऊपर मान लो, गेटिंग इट। लेकिन वेक्टर देखने के लिए तुम्हें डायरेक्शन अज्यूम करना पड़ेगा, जो कि मैंने इस क्वेश्चन में मान लिया या सिचुएशन में मान लिया। फाइनल स्पीड इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड माइनस जीटी लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जब पार्टिकल तुम्हारे हाथ से छूट गया तो बेसिकली वो अंडर ग्रेविटी आ गया, और ग्रेविटी नीचे की तरह एक्ट कर रही है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हुआ नीचे की तरफ, दैट्स व्हाई माइनस साइन। क्लियर? अगेन आई एम रिमाइंडिंग, ये मैं वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, दिस इज रिटन इन न्यूमेरिकल फॉर्म। सेकेंड इक्वेशन क्या लिख सकते हैं अपन? किसी भी टाइम बाद जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है पार्टिकल का, या पोजीशन हो रही है पार्टिकल की विद रेस्पेक्ट टू दिस इनिशियल पोजीशन, दैट कैन बी रिटन एज ut माइनस हाफ जीटी स्क्वायर। क्वेश्चन 2 जनरल इक्वेशंस लिख रहे हैं। जब प्रॉब्लम्स करेंगे तो समझेंगे कि कैसे इनको वेरी भी कर सकते हैं अपन। एंड ऑब्वियसली v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2g। यू कैन राइट h और s, यहां पे तुम h भी लिख सकते हो। दिस इज इक्वेशन 3। तो दीज आर 3 इक्वेशंस जिससे हम लोग इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई भी प्रॉब्लम हम लोग से पूछा जाता है, तो इन तीनों इक्वेशन की मदद से हम लोग उसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो अब सीधे डायरेक्ट प्रॉब्लम्स पे आते हैं। तो प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि एक एयर बलून है एंड इट इज राइजिंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू कांस्टेंट है। देखो, इस कांस्टेंट वैल्यू का मतलब ये है कि इस एयर बलून पे ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, कॉम्पनसेट हो जा रहा है, मतलब वो 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करता ही जा रहा है। ठीक है, लेट्स से दिस एयर बलून वाज रिलीज फ्रॉम ग्राउंड। प्रॉब्लम ये कह रहा है कि
after 8 seconds, a stone was released from balloon. काफी सारी बातें हम लोग को इस सवाल से सीखने को मिलेंगी. रिलीज्ड फ्रॉम बलून, चलते हुए फ्रेम से किसी चीज को रिलीज करना. रिलीज करना मतलब इमेजिन करो कि तुम खुद एयर बलून में हो, ठीक है, एंड यू आर ड्रॉपिंग अ पार्टिकल फ्रॉम अ मूविंग फ्रेम. कोई चीज मूव कर रही हो और उसमें से तुम वो चीज कोई भी पार्टिकल को ड्रॉप कर दे रहे हो. तो ड्रॉप करने का ये मतलब नहीं हुआ कि उसकी वेलोसिटी उस मोमेंट पे जब तुमने उसको रिलीज कर दिया वो जीरो हो गई. ड्रॉप करने का ये मतलब हुआ कि जब तुमने फ्रेम से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया है तो वो ऑब्जेक्ट उस फ्रेम की ही वेलोसिटी को अक्वायर कर लेगा. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इफ एनी ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम अ मूविंग फ्रेम, एट द इंस्टेंट ऑफ इट्स रिलीज it acquires the velocity of the frame. For example, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 सेकेंड बाद स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द बलून. तो 8 सेकेंड बाद जब स्टोन को रिलीज किया गया होगा बलून से, तो रिलीज तो किया बट उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं रहेगी. वो वेलोसिटी बलून की अक्वायर कर लेगा. जितनी भी वेलोसिटी उस समय बलून की रही होगी उतनी वेलोसिटी वो अक्वायर कर लेगा. पूछा जा रहा है हम लोगों से, फाइंड total time when stone hits the ground. ठीक है, टोटल टाइम व्हेन स्टोन हिट्स द ग्राउंड. उसमें 8 सेकेंड इंक्लूडेड नहीं है. उस 8 सेकेंड के बाद तुम्हारे प्रॉब्लम का t इज इक्वल टू 0 स्टार्ट हो रहा है. क्लियर है बात? तो फाइंड द टाइम टेकन व्हेन स्टोन हिट्स द ग्राउंड. इसका मतलब ये कि पहले तो ये देख लें कि स्टोन कितनी हाइट पे रिलीज किया गया हो. ठीक है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो लेट्स से दिस इज ग्राउंड लेवल, और 8 सेकेंड में बलून जितना जा चुका होगा ऊपर उतना ही स्टोन भी जा चुका होगा उसके साथ साथ, क्योंकि वो उसके साथ जा रहा है बेसिकली. अच्छा, कितना जा चुका होगा? लेट्स से दिस हाइट h वी नीड टू कैलकुलेट, और ये जो h अपने पास आएगा, h कैन बी रिटन एज, अब देखो तुम्हें कुछ ना कुछ डायरेक्शन यहां पे अज्यूम करना पड़ेगा. तो लेट्स से तुमने ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसिडर कर लिया और नीचे की डायरेक्शन ऑटोमेटिकली नेगेटिव कंसिडर हो गई. तो फ्रॉम द इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये कितनी देर तक मूव किया एयर बलून? 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ मूव किया. ठीक है, तो h इज इक्वल टू ut, इट वॉज रिलीज फ्रॉम रेस्ट. कुछ नहीं गिवन है तो इसकी इनिशियल स्पीड अपन 0 मान लेंगे यहां पर. तो h इज इक्वल टू सिंपली हाफ इंटू a की वैल्यू 1.25 इंटू 8 का स्क्वायर, दैट इज हाउ मच? 64. कितना बन रहा है ये? 32 इंटू 1.25. 1.25 को अपन लिख सकते हैं कितना? वी कैन राइट इट एज 32 इंटू 1.25. आई थिंक ये हो जाएगा, दिस मस्ट बी 40 मीटर. तो 40 मीटर पहुंच चुका है वो स्टोन जब वो रिलीज किया गया. अब समझते हैं, जब ये स्टोन यहां पे पहुंच गया बेसिकली, तो इस स्टोन की, इसी को हम लोग यहां पे बना लेते हैं, इसी स्टोन की इस समय स्पीड कितनी रही होगी जब ये 40 मीटर ऊपर तक पहुंच चुका है? तो इसकी सिंपली स्पीड होगी उतनी ही जितनी एयर बलून की होगी. तो अपन लगा सकते हैं क्या? v बराबर u प्लस ए टी, इनिशियल स्पीड ऑफ द एयर बलून 0, एक्सेलरेशन 1.25, टाइम 8 सेकेंड. तो 1.25 इंटू 8 वी गेट हाउ मच? 10 मीटर पर सेकेंड. क्वेश्चन का आधा पार्ट सॉल्व हो गया. अभी तो हम लोगों ने बस वो कंडीशंस निकाली हैं जब जाके स्टोन रिलीज हो चुका है बलून से. क्लियर? घबराना नहीं. अब जब 10 मीटर पर सेकेंड इसके पास स्पीड आ चुकी है, तो अब ये सोचो यार कैसा पाथ फॉलो करने वाला है. ये तो अपना ऊपर जाता रहेगा और कहीं ना कहीं जाके मैक्सिमम हाइट तक रीच करेगा और फिर वापस नीचे की जर्नी को रेज्यूम कर देगा.
ठीक है, बलून तो अपना निकल गया, वो तो चलता रहेगा, जितना उसके अंदर सप्लाई है, गैस है, पावर है, वो जाता रहेगा। बट ये स्टोन किसी पर्टिकुलर हाइट तक जाएगा, उसके बाद वापस ये नीचे आ जाएगा। जब ये नीचे आ जाएगा, यहां से लेके यहां तक ये जो पूरी जर्नी हो रही है, इसमें हम लोगों को टोटल टाइम कैलकुलेट करना है। तो इस पार्ट को अपन यहां पे हटाते हैं अभी फिलहाल। और थोड़ा एक फ्रेश डायग्राम बनाते हैं कि ग्राउंड से जो अभी स्टोन पहुंच चुका है वो कहां पे पहुंच चुका है, वो पहुंच चुका है 40 मीटर की हाइट पे, और स्टोन चल पड़ा है 10 मीटर पर सेकेंड, और अब ये आ चुका है अंडर ग्रेविटी। ठीक है, देखो इन तरह के क्वेश्चंस को जनरली पार्ट्स में सॉल्व कर लेना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि सेम लेवल तक आने तक कितना टाइम लगेगा। तो ये हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल में भी सीखा है। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2v sin थीटा बाई जी, और यहां पे तुमने डायरेक्ट ऊपर की तरफ फेंक दिया तो तुम v इक्वल टू यू प्लस एटी लगाओगे तो तुम्हें टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना मिल जाएगा, इट विल बी 2v बाई जी सिंपली। तो लेट से इस पॉइंट को अपन a लेवल करते हैं, इस पॉइंट को b लेवल करते हैं, और जब ये ग्राउंड पे टकराए तो उसको c लेवल कर लेते हैं। और a से लेके b तक टाइम निकालने के लिए टाइम टेकन फ्रॉम a टू b जर्नी इज ऑब्वियसली 2v बाई जी, 2 इंटू 10 बाई 10। ठीक है, ये तो हम लोग को 2 सेकेंड्स मिल गया डायरेक्ट। अब यार देखो, कहीं भी एयर फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस पार्टिकल की जब ये सेम लेवल पे आया होगा तो वापस इसकी स्पीड जो होगी 10 मीटर पर सेकेंड, बट स्पीड नीचे की, मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड अकॉर्डिंग टू आवर कन्वेंशन, क्योंकि हम लोगों ने इनिशियली नीचे की डायरेक्शन को इस क्वेश्चन में नेगेटिव माना था। बट अब देखो सिनेरियो चेंज हो गया, अब हम लोग एक अलग साइन कन्वेंशन भी फॉलो कर सकते हैं। अब हम लोग जर्नी देख रहे हैं बी से लेके सी तक। चलो ठीक है, मैंने इनिशियली माइनस माना था नीचे की तरफ, तो मैं माइनस से ही सॉल्व करके तुम्हें दिखाता हूं, तुम्हें आइडिया लगेगा कि इसको हम लोग नीचे प्लस मान के भी कर सकते हैं। बस जो साइन कन्वेंशन के साथ तुम चल रहे हो उसी साइन कन्वेंशन को कंटिन्यूअसली रखे रहो अपने साथ, ठीक है, उसको फॉलो करो। तो चलो नीचे की तरफ अपन नेगेटिव ही मान के चलते हैं, नीचे की डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव डिनोट कर रही है। बी से लेके सी तक की जर्नी में अपन को टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए वी नीड टू ट्रेवल 40 मीटर नीचे की तरफ। तो विथ रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन पॉइंट दैट इज बी, क्योंकि बी से सी तक का मोशन देख रहे हैं, तो बी हो गया ओरिजिन पॉइंट। उस ओरिजिन पॉइंट से तुमने डिस्प्लेसमेंट कितना किया, 40 मीटर, बट नीचे की तरफ, और नीचे की डायरेक्शन तुम्हारी नेगेटिव है, तो हम लोग लगा सकते हैं यहाँ पे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। उसको लगाएंगे कैसे, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, एंड सिंस यू आर मूविंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन, तुम्हारे कन्वेंशन के अकॉर्डिंग दैट इज -40 मीटर इज इक्वल टू, इनिशियल स्पीड भी नीचे की तरफ है 10, तो उसको भी माइनस मान लो, -10 इंटू टी इज अननोन, जो तुम्हें निकालना है। ये तो आ चुका है 2 सेकेंड, उसमें जो भी टी आएगा वो ऐड होगा, ठीक है। हाँ, फिर क्योंकि एक्सेलरेशन, अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ, अगेन -10, सो -12 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, ये अपन को एक क्वाड्रेटिक बनती हुई दिख रही है, माइनस 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 यहां से कैंसिल हो रहा है। तो इस इक्वेशन में 5 से पूरी इक्वेशन को कैंसिल भी अपन कर सकते हैं, तो ये बन गया अपने पास टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस आई थिंक 8 इक्वल टू 0, और सिंपली इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, 8 के फैक्टर्स 4 और 2 बन सकते हैं, तो टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 2t माइनस 8 इक्वल टू 0, परफेक्ट। टी कॉमन ले लें, टी प्लस 4 माइनस 2 कॉमन ले लें, अगेन टी प्लस 4 इक्वल टू 0, ये अपने पास बना आइदर t इज इक्वल टू 2 और t इज इक्वल टू -4 रिजेक्टेड, माइनस रिजेक्टेड, एंड t इज इक्वल टू 0, सॉरी t इज इक्वल टू 2 एक्सेप्टेड। ये आया अपने पास 2 सेकेंड, ये इनिशियली था 2 सेकेंड, सो योर फाइनल आंसर दैट इज टोटल टाइम इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स। कॉम्प्लेक्सिटी हटती जाएगी अगर आप स्टेप वाइज सही तरीके से जाओगे, साइन कन्वेंशन अपना मेंटेन करके चलोगे और इक्वेशंस ढंग से लगाओगे। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन डेफिनेटली आस्क। अब अपन एक जगलर वाला, वो जो मैं डिस्कस कर रहा था स्टार्टिंग में, वो प्रॉब्लम
एक बार देख लेते हैं, तो इसको पॉज करके नोट कर सकते हो। तो सर्कस वगैरह में या वो जो सस्ते जादू वाले दिखाते हैं, वो जगलर वगैरह कभी देखा होगा या तुमने शायद खुद भी किया होगा। समथिंग लाइक दिस, ठीक है, मल्टीपल पार्टिकल्स, मल्टीपल बॉल्स लेके। सो दिस इज द जगलर प्रॉब्लम। आई होप मैं स्पेलिंग सही लिख रहा हूँ इसकी, मे बी स्पेलिंग में क्या रखा है। तो लेट्स से कि दिस जगलर is using total 4 balls to present his show, ठीक। He throws each ball with a speed 20 meter per second. After 4 seconds, the cycle repeats. Find the location of all balls at the end of 5th second, ठीक है। इंटरेस्टिंग है, देखो, ही इज सेइंग दैट विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड और आफ्टर 4 seconds द साइकिल रिपीट्स। इट हैज टू रिपीट आफ्टर 4 seconds. व्हाई? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट एक बॉल का, अभी जस्ट हम लोगों ने पिछले प्रॉब्लम में डिस्कस किया, दैट इज 2v/g। कितना हो गया ये? 20 से थ्रो किया, 20 × 2 40, 40/10 यू गेट 4 seconds। चौथा सेकंड खत्म होने के बाद वही बॉल उसके हाथ में दोबारा आ जाएगी जो उसने t=0 पे रिलीज की, ठीक। t=0 पे फर्स्ट बॉल रिलीज की अपने राइट हैंड से 20 मीटर पर सेकेंड से। तब तक लेट से 1 सेकंड गुजर गया, t=1 सेकंड पे उसने दूसरी बॉल रिलीज की, t=2 सेकंड पे उसने तीसरी बॉल रिलीज की, t=3 सेकंड पे उसने चौथी बॉल रिलीज की, और जैसे ही t=3 सेकंड दैट इज खत्म हो गया t=3 सेकंड, और जैसे ही 4th सेकंड शुरू हुआ तो उसके हाथ में फर्स्ट बॉल थी, बिकॉज 4 seconds हैज बीन कंप्लीटेड। तो जब चौथा सेकंड कंप्लीट हुआ, इनफैक्ट सॉरी, चौथा सेकंड जब स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट बॉल उसके हाथ से अब रिलीज होने वाली है, ठीक है। हम लोगों से क्वेश्चन में पूछा है कि आफ्टर 4 seconds द साइकिल रिपीट्स, फाइंड द लोकेशन ऑफ ऑल द बॉल्स एट द एंड ऑफ 5th सेकंड। अब इसको एक बार समझो कि t = एट द एंड ऑफ 4th सेकंड। 4th सेकंड के स्टार्टिंग पे ही पहली बॉल जो इनिशियल बॉल थी वो उसने रिलीज कर दी। एट द एंड ऑफ 4th सेकंड, जैसे ही चौथा सेकंड खत्म होगा, वो कौन सी बॉल रिलीज कर देगा? अगेन द सेकंड बॉल फ्रॉम हिज हैंड। क्लियर? तो सेकंड बॉल इज रिलीज्ड एट द एंड ऑफ 5th सेकंड। 5 सेकंड्स हो गए, छठा सेकंड शुरू होने वाला है। कौन सी बॉल अब रिलीज होने वाली है ऊपर की डायरेक्शन में उसके हाथों से? ऑब्वियसली थर्ड बॉल। अब बहुत इजी हो गया क्वेश्चन। लेट्स लुक एट द फर्स्ट बॉल लोकेशन। फर्स्ट बॉल को उसके हाथ से निकले हुए कितने सेकंड हुए हैं? 2 सेकंड हो गए, क्योंकि अब थर्ड बॉल रिलीज होने वाली है। अगर 2 सेकंड हो चुके हैं तो वो कहां पहुंच चुका होगा? अपने बिल्कुल टॉप पोस्ट पॉइंट पे। तो टॉप पोस्ट पॉइंट पे अपन उसका डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, दैट इज s,
इक्वल टू इनिशियल स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया इंटू 2 सेकेंड, जी इज एक्टिंग नीचे की तरफ माइनस हाफ जी टी स्क्वायर दैट इज 4। ये बना अपने पास 20 मीटर। फर्स्ट बॉल का लोकेशन आ गया 20 मीटर। सेकेंड बॉल लोकेशन, सेकेंड बॉल को रिलीज हुए कितना समय हो गया? थर्ड बॉल अभी रिलीज हुई है तुरंत, सेकेंड बॉल को रिलीज हुए 1 सेकेंड हो चुका होगा, तभी थर्ड बॉल रिलीज होने वाली है। उसका डिस्प्लेसमेंट लेट्स से S1 ut 20 इंटू 1 माइनस, बहुत इजी, हाफ 10 इंटू 1 स्क्वायर, कितना? दिस कम्स आउट टू बी 15 मीटर। थर्ड बॉल का लोकेशन वो तो उसके अभी हाथ में ही है, जस्ट गोइंग टू रिलीज। सिमिलरली इसी तरीके से तुम लोग फोर्थ बॉल का लोकेशन भी निकाल सकते हो। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, जगलिंग द बॉल्स क्वेश्चंस आ सकते हैं, जेई में भी आ सकता है, नीट में भी आ सकता है। इसको थोड़ा ध्यान से एक बार खुद से भी अटेम्प्ट करना। तो आई होप दिस लेक्चर वाज क्वाइट बेनिफिशियल टू यू, मोशन इन 1D। और कमेंट सेक्शन पे देखेंगे, अगर नेक्स्ट लेक्चर की भी इसकी अगर कोई डिमांड आ रही होगी तो इस पे एक और लेक्चर जरूर करेंगे। तो लाइक शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार चैनल को, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स सभी की तरफ से आ रहा है। थैंक्स अ लॉट एंड स्टे मोटिवेटेड, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।